नमस्कार, माझा कट्ट्यावरती तुम्हा सर्वांचं स्वागत. मी ज्ञानदा कदम. गेल्या 1.5 महिना दिल्लीच्या सीमांवरती एका कठोर निश्चयानं आणि निर्धारानं ठाण मांडलेल्या शेतकऱ्यांचे आणि भारतीय किसान युनियनचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि आंदोलनातले प्रमुख नेते राकेश टिकैत आजचे आपले कट्ट्याचे पाहुणे आहेत. आपल्या शेतीप्रधान देशात अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला शेतकरी सरकारनं पारित केलेली कृषी विधेयकं रद्द करण्यासाठी गेल्या जवळपास 50 दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवरती आंदोलन करतोय. आंदोलनाची कोंडी फोडण्यासाठी सरकारसोबत चर्चा झाल्या, अनेक बैठका झाल्या, प्रस्तावही सादर झाले, पण जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं या भूमिकेवरती शेतकरी अजूनही ठाम आहेत. अखेर या आंदोलनावरती तोडगा काढण्यासाठी सुप्रीम कोर्टानं हस्तक्षेप करत कायद्यांना स्थगिती दिली आणि एका समितीची स्थापना केली. पण आता शेतकरी या समितीसोबत चर्चा करण्यासही तयार नाहीयेत. कायदे सरसकटपणे मागे घ्या हा निश्चय त्यांचा कायम आहे. आजचे आपले कट्ट्याचे पाहुणे असलेल्या राकेश टिकैत यांची शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसोबतची नाळ खूप आधीपासूनच जोडली गेली असावी, कारण त्यांचे वडील महेंद्रसिंग टिकैत यांनी या संघटनेचं अध्यक्षपद भूषवलेलं आहे आणि आता त्यांच्या पश्चात राकेश टिकैत यांचे मोठे बंधू नरेश टिकैत हे भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष आहेत. शेतकरी आंदोलनाची पुढची दिशा कशी असेल, या आंदोलन काळातले त्यांचे अनुभव काय आहेत, या सगळ्यासोबतच दिल्ली पोलीस दलातले कॉन्स्टेबल ते देशातल्या शेतकऱ्यांचे नेते हा प्रवास कसा झाला हेही आपण राकेश टिकैत यांच्याकडनं जाणून घेऊयात. सर नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है एबीपी माझा में. माझा में स्वागत है, धन्यवाद एबीपी माझा का. और चैनल पे यहाँ पे बुलाए. हम कई साल बाद में बॉम्बे में आए. एक बार बॉम्बे में आए तो करीब 70,000 लोगों ने यहाँ पे गिरफ्तारी दी जब वो WTO के खिलाफ आए बंदरगाह पे. अच्छा, हाँ, कितने साल पहले? 30 साल ये पहले? नहीं, ये 2002 में 2000 के आसपास आए और एक 2006 में यहाँ पे आए. अच्छा टिकैत जी, सारे देश की निगाहें अब दिल्ली की तरफ है और जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, हाँ, कल जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, क्या आपको जो उम्मीदें थी उसी तरह का वो सब हो गया? नहीं, चलो कोर्ट तो भगवान होता है, उस पर नहीं कुछ वो करना चाहिए, लेकिन नहीं, कोर्ट पे नहीं बोलना चाहिए. जो दिया उसका धन्यवाद हम करते हैं. कम से कम कोर्ट ने किसान का नाम लिया. अच्छा, लेकिन मतलब उसको लेके, आंदोलन को लेके बहुत उल्टी सीधी बातें पिछले कुछ दिनों में मतलब करने का सिलसिला जारी है. अभी हम यहाँ आ रहे थे तब मैंने बीजेपी सांसद हेमा मालिनी उनका एक स्टेटमेंट देखा और उन्होंने कहा कि मतलब एक तो बात बहुत सारे बीजेपी के नेता अक्सर कहते हैं, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि इस आंदोलन में बाहरी ताकतें एक तो उसमें जुड़ गई है. और हेमा मालिनी जी ने आज ये कहा कि जो आंदोलनकारी है उनको ये भी पता नहीं है कि ये कानून क्या है और वो विरोध किस बात का है, किस बात का विरोध कर रहे ये भी उन्हें पता नहीं है. तो इस तरह की जब आलोचना होती है, आपका क्या उसको लेके कहना है? और उससे भी बड़ा दूसरा सवाल, इतने दिन का लंबा आंदोलन दिमाग में रख के आप आए थे कि आपको ऐसा लग रहा था कि जब आप आएंगे दिल्ली तक तो बहुत जल्दी सरकार आपकी सुनेगी और फैसला होगा? नहीं ना, अगर हमारे शुरू के स्टेटमेंट आप देखोगे, क्योंकि हमको आंदोलन का तजर्बा है इनका, सरकार या तो पहले दिन ही मान जाएगी या फिर सरकार 8 दिन में मानेगी. 8 दिन के बाद में सरकार 40 दिन पर जाएगी, क्योंकि कोर्स है ये, जो देसी हकीम गांव में कोर्स करता था. अच्छा, 8 दिन में उस पे दवाई कौन सी काम करेगी, उसको दवाई रिएक्शन तो नहीं करे, तो फिर देसी उससे उसका 41 दिन का कोर्स करना पड़ता है. तो 41 दिन में मान जाती है. ये सरकार बड़ी सरकार है, जिद्दी सरकार है और व्यापारियों से साठगांठ है, क्योंकि व्यापारियों के गोदाम पहले बन गए, कानून बाद में आया. प्रधानमंत्री के कार्यालय तक व्यापारियों की पहुंच है. देश के प्रधानमंत्री से झूठ बुलवा देते हैं. ये समझ रहे कि ये प्रधानमंत्री व्यापारियों के हैं, ये प्रधानमंत्री बीजेपी के हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह जो अपने मोदी, ये देश के प्रधानमंत्री है. और देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे, किस मजबूरी में झूठ बोल रहे हैं, क्या दबाव उनके ऊपर है?
हमें उन लोगों की तलाश है कि जो देश के प्रधानमंत्री से भी झूठ बुलवा देते हैं। क्या झूठ कहा उन्होंने? बीजेपी का घोषणा पत्र में था कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे। लागू रिपोर्ट हुई नहीं, और प्रधानमंत्री जी आज भी वक्तव्य देते हैं कि हमने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर दिया। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है A2+FL लागत पे 50% जोड़ के हम देंगे, तो गेहूं जो कनक है, जो वेट है, उसका रेट बैठना चाहिए 3100 रुपया क्विंटल, उस सिस्टम से जो इनके घोषणा पत्र में था। इन्होंने दिया है C2+FL का फार्मूला था, इन्होंने दिया है A2+FL। तो A2+FL में आता है कि उसमें किराएदारी नहीं जुड़ती, और जो मजदूर इसमें काम करते हैं वो उसमें नहीं जुड़ता। तो ये फार्मूला इन्होंने दिया है, इसी को ये C2+50 कहते हैं। तो ये पूर्ण रूप से गलत चीज है। ये दस्तावेज उनसे झूठ बुलवाया इन्होंने। जो भी बीजेपी के प्रवक्ता आएंगे अपने कागज बहुत बढ़िया तरीके से लेकर आएंगे, जो फाइलिंग वाइंडिंग होगी उनकी, पूरा ड्राफ्ट होगा, एक एक चीज बहुत रहता है। मतलब वे झूठ नहीं बोलते, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को झूठ बुलवाते हैं, उससे पूरे देश की इंसल्ट होती है। इन्होंने ये गए गन्ना के किसानों के बीच में गए, तो उन्होंने कहा कि गन्ने का हम भुगतान दिलवाएंगे। एक गन्ना एक्ट में उत्तर प्रदेश में ये है कि 14 दिन में भुगतान करेंगे। अगर 14 दिन में भुगतान नहीं करेंगे तो उस पर 15% का इंटरेस्ट देंगे शुगर फैक्ट्रियाँ। ना 14 दिन में भुगतान होता, ना 15% का इंटरेस्ट देते। सरकार ने कहा कि नहीं भुगतान होगा तो हम देंगे, ना ब्याज दिया और ना भुगतान हुआ। आज भी करीब 12,000 करोड़ रुपया बकाया है। कितने दिनों से? 6 ये महीने? तो चलता ही रहता है कंटिन्यू। पिछले साल का चला, अगर 14 दिन के हिसाब से लगावे और उसका वो लगावे तो बहुत है। हमने कहा भाई जो राइफल खरीद रहे हैं हमारे ब्याज से हम खरीद देंगे, हर साल 2 राइफल किसान खरीद सकता है उत्तर प्रदेश का खाली किसान। आप कम से कम मिलिट्री को दे दो, आप पैसा नहीं दे रहे भाई, उसमें तो जाएगा ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। ऐसे ये बिल की हालात है, ऐसे ही चलो कोर्ट पे नहीं कहना चाहिए, तो जो या तो ये हालात है। आंदोलन का हमें पता था कि लंबा चलेगा, और इस आंदोलन का अंत क्या होगा ये भी किसी को नहीं पता। ये आंदोलन कितना लंबा चलेगा ये भी किसी को नहीं पता। अभी ये आंदोलन अगर फरवरी लास्ट में खत्म हो गया तो ये खत्म हो जाएगा, सरकार मान जाएगी। अगर नहीं सरकार मानेगी तो ये आंदोलन और ज़्यादा लंबा चलेगा। नहीं, आपका जो अनुभव है, आपने कहा कि 8 दिन का एक होता है, फिर 8 दिन, 40 दिन। अब 40 दिन में मतलब ठीक दवा नहीं मिली, हाँ, तो अब कितना दिन आगे? ये इसका फरवरी में लगता है कि जब सेशन शुरू होगा, ये बजट पेश करेंगे, तो उसमें बजट में हंगामा होगा। वहाँ पे जो विपक्ष वाले, हम ये आंदोलन खाली ये नहीं कि सरकार के खिलाफ है, विपक्ष वाले क्या कर रहे हैं उनको भी तो देखेंगे। लेकिन आप तो विपक्ष, मतलब जो विपक्ष वाले हैं वो तो आपके आंदोलन से जुड़ना चाहते हैं, उसमें आना चाहते हैं, आप तो उनको आने नहीं देते। ये तो नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट है। आप बाहर रहो, बाहर आप क्या कर रहे हैं? कितने जगह आपने लाठी खाई? आप हाउस में क्या कर रहे हो? अभी जब पार्लियामेंट सेशन चलेगा उसमें आप क्या करोगे? आप जिस काम के लिए गए वहाँ पे अपना काम करो भाई, जिस प्लेटफार्म पर गए वहाँ काम करो ना। अगर प्लेटफार्म चेंज हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हम इसमें बैठे हुए हैं, अगर ये कैमरे वाला यहाँ बैठ जा, ये वहाँ पे बैठ जा, वहाँ उलझ गया सारा केस। लिखने वाला कैमरे पे बैठ जा और ड्राइवर कैमरे पे आ जाए, कैमरे वाला गाड़ी चला लगे तो उलझ गया सारा केस, बिगड़ जाएगा। जिसका जो काम है वो अपनी ड्यूटी करे, जो ड्यूटी दी गई है। जो आपने कहा कि आप कोर्ट के बारे में कुछ बात नहीं करना चाहते, लेकिन जो कमिटी कोर्ट ने बनाई है उसके बारे में आपका क्या कहना है? वो तो स्क्रिप्ट पहले लिखी गई थी, सरकार ने बना कर दे दी, उन्होंने उसको कर दिया। कौन लोग हैं वे? उनके अगर लेख देखें तो वे कौन आदमी हैं? महाराष्ट्र से शेतकारी संगठन से जो जीएम, हाँ, जो जीएम सीड का सपोर्टर हो, जिसने बिल का समर्थन करा हो, वो जज बना दिया।
उससे मिल जाएगा। ये किस विचारधारा के लोग हैं? ये जिस पाठशाला में पढ़े हैं, जो उसका टीचर था वो गाय के बच्चे का दूध का हिसाब रखता था कि गाय का बच्चा इतना दूध पीता है और वो एक साल में इतने का दूध पी जाएगा, तो खेती इसलिए नुकसान हो जा रही। जो भैंस के बच्चे के दूध का हिसाब रखता हो वो किसान नहीं हो सकता। तो ये तो उस पाठशाला में पढ़े हुए हैं। ये तो व्यापारियों की पैरोकारी करते हैं। भूपेंद्र सिंह मान जो अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनियों के पैरोकार हों, ये सारे इसी विचारधारा के तो हैं। इनके सब ने देख दिए, न सबने तो इस बिल का समर्थन करा, तो ये हमारे करेंगे भाई। कमेटी बनते ही रिजल्ट आ गया, इसके सामने पूरा देश जाके कहोगे खराब है, रिजल्ट ये सरकार के पक्ष में देंगे, हम पता है इनका। हम कोर्ट गए नहीं, सरकार ने फर्जी संगठन किसानों के बना के कोर्ट में खड़े कर कर अपने पक्ष में फैसला दिलवा दिया। भाई इनके टेंट कहाँ लग रहे हैं? कई दिन ये धरने पर रहे हैं, धरने वाला तो कोई कोर्ट में गया नहीं। लेकिन टिकैत जी मतलब ये जो आंदोलन है इसके बारे में जो बेसिक जो कुछ लोग ऑब्जेक्शन लेते हैं, उसमें सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन ये है कि ये जो आंदोलन है ये बेसिकली हरियाणा और पंजाब के किसानों का है, क्योंकि एमएसपी का लाभ उनको जिस तरह से मिलता है उससे वो अगर जाएगा तो उससे वो नाराज़ है। बाकी जगह जहाँ एमएसपी होता ही नहीं है, महाराष्ट्र में, बाकी राज्यों में, तो वहाँ के किसानों का इसको विरोध नहीं है। ये सिर्फ 2 राज्यों का आंदोलन है। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है कि इसमें जिस तरह से यहाँ का किसान यहाँ के मतलब जुड़ने चाहिए थे, क्या आपके हिसाब से उस तरह से जुड़ गए हैं? ट्रेन चलवा तो जुड़ जाएंगे सब। ये तो ट्रेन नहीं चल रही, इससे पूरे देश का किसान जुड़ रहा है। एमएसपी 2 स्टेट में मिल रही है और ये छोटू राम जी की वहाँ पर देन है। 2 स्टेट में जो एमएसपी मिलती है, उन्होंने मंडी को कनेक्ट करवा दिया था उस टाइम पे। व्यापारी वहाँ खरीद रहे हैं ना, पंजाब, उससे बिहार से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, वहाँ पे जाके अनाज लोग बेचते हैं। ये व्यवस्था, ये आंदोलन यही तो है कि ये व्यवस्था पूरे देश में लागू हो जाए। हमने ये कहा है कि एमएसपी पे कानून बना दो, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको कानून के दायरे में लिया हो। ये कह रहे जी हमने लिख कर देंगे, मतलब व्यापारियों को दे दो आप लिख के, जो 3 कानून हैं, व्यापारियों के लिए कानून, किसान के लिए लिख कर देने को तैयार है। लिखने से कोई कानून बन जाएगा? जब एमएसपी कानून के दायरे में आ जाएगी तो उसके कम पे कोई नहीं खरीद कर पाएगा। कोई खरीद करवाएगा उसमें कानून में सजा का प्रावधान होगा, उसको सजा होगी, तो उसके कम पे वो खरीदेगा नहीं। तो महाराष्ट्र की जो कॉटन है, महाराष्ट्र का जो गन्ना है, या दूसरी जो फसलें हैं, या यहाँ का प्याज का, हमने कहा कि उसको एमएसपी में डाल लो, तो इनको सबको लाभ मिलेगा सीधा। अब अगर पूरा हिसाब लगाए कि महाराष्ट्र में कॉटन जो दालें हैं, जो और चीज़ें हैं, सोयाबीन है, उनको कितना भारी नुकसान हो रहा है। तो ये तो आंदोलन इसी के लिए तो है कि एमएसपी पे कानून बने। 3 कानून रद्द हो। राकेश जी, हम आपका आंदोलन देख रहे हैं, वहाँ पे जो जो कुछ हो रहा है, लेकिन आपके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि वहाँ पे पैसा बहुत आ रहा है। आज की आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने देखी, आपने कहा हमारे पास तो बिल्कुल पैसा नहीं है। लेकिन ये जो आरोप हो रहे हैं, और कल का जो गंभीर आरोप था जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, वो था कि आपके आंदोलन में खालिस्तानी लोग भी अभी घुस गए हैं, जो कि मतलब एफिडेविट दिया केंद्र सरकार ने। तो ये जो 2 बहुत बड़े आरोप हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? हमने तो कहा, हमने रोटी मेकर वगैरह के तो वहाँ पे लगाया गया था, रोटी मेकर वगैरह, वो तो हमने भी देखा था। जब आंदोलन लंबा चलेगा, अब हम 50 दिन हो गए, हम घर नहीं जा रहे, हम पूरियाँ नहीं खाते, रोटी खाते हैं। रोटी बनाओगा कौन? रोटी तो मशीन ही बनाएंगे ना, फिर तो मशीन लग रही है वे, उसमें क्या दिक्कत होगी? रोटी तो आटे की बन रही, ऐसा तो है नहीं कि रोटी वो सोनार चांदी की वो लगा के वो रोटी बन रही हो। रोटी आटे की बन रही। भाई सरकार ठेका ले ले रोटी का,
ये तो गुरुद्वारा में लग रही, जहाँ बड़े बड़े वे हैं वे लगा रहे, वे लेकर आए हैं ना, लग रही है मशीन ने। एक का घंटे में 4-4 रोटियां दे रही है वे। रोटी कौन पोएगा? हम पूरी नहीं खाते कभी भी, रोटी खाते हैं तो वहां से मंगा कर खा लेते हैं। आटा दाल सब चीज जगह मुँह साहब है। किसी चीज की जरूरत हो, कोई पैसे का भी दे जा और कुछ मंगा ली। वहाँ बांस चाहिए, वहाँ पोलोथीन चाहिए, वहाँ गर्म कपड़े चाहिए जो लोग आएंगे, कंबल चाहिए। तो क्या किसान का इतना बहुत नहीं कि वहाँ पे दे सकता है वो? हम तो झंडू के लिए मांग रहे पैसे, कोई दे नहीं रहा। झंडे के लिए नहीं दे रहा कोई पैसे। अखबार वाले तो आए थे, कोई चैनल वाले दे के गए थे 1000 झंडे कल। हमको चाहिए, हमने मांगा है झंडा दे दो और झंडा अपना खरीद दो और वहीं बांट दो आप नेशनल फ्लैग। उसकी जरूरत है 26 तारीख को। कोई मिले तो बताना। हाँ, और वो जो खलिस्तानी वाला आरोप हुआ है कल ही, मतलब सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, उसके बारे में क्या? तो हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही है? मजबूत है, उनको पकड़ो। कहाँ है? और पकड़ के सरेआम उनको वो करवाओ, आप उनको फांसी दो सीधा। हमें तो कोई मिले नहीं, ना कोई नारे लगते मिले, ना उस विचारधारा के कोई आदमी मिले। और यही लोग जो सरदार लोग पर जिन पे कहते हैं भाई हमारा तो सरदार का मतलब पंजाब नहीं है, उत्तर प्रदेश, हमारे लखनऊ के जिला अध्यक्ष वो सरदार है, हमारा उत्तराखंड का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो सरदार है, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष वो सरदार है। तो सरदार तो एक कोई धर्म और वो नहीं है, और ना ये उनका आंदोलन है। ठीक है जी। पहली मांग चल रही थी कि एमएसपी के बारे में सरकार लिख के दे, जो कि वो जो कायदों में नहीं लिखा था। ऐसे हमारे यहाँ पे तो रिपोर्टिंग ऐसे आ रहा था कि आपकी पहली मांग थी कि लिख के दे, क्योंकि आपने यहाँ पे लिखा ही नहीं है सरकार ने। बात जब सरकार कहने लगी कि हम लिख के देने के लिए तैयार हैं, तो आप अभी बात कर रहे हैं, आप मतलब सारे संगठन काम बात कर रहे हैं कि ये कायदे ही नहीं चाहिए, ये एक्ट्स ही नहीं चाहिए। तो ये पूरे कायदे लागू ही नहीं होंगे, ये कायदे पीछे ही लेने चाहिए। अगर ऐसा बर्ताव रहा दोनों तरफ से तो बात आगे कैसे जाएगी? और हम क्या आगे ले जा रहे बात को? हमने कब कहा आगे लेके जा रहे? बात एमएसपी की है या कायदों की है? ये तीनों कानून भी रद्द होंगे। हाँ। एमएसपी पे भी कानून बनेगा। जो सीड बिल आ रहा है वो बिल भी नहीं आएगा, जो बिजली का बिल आ रहा है वो भी नहीं आएगा, जो पेस्टिसाइड बिल आ रहा है वो भी नहीं अच्छा, आएगा। आप ये बताइए, मुझे वहां का तो पता नहीं, लेकिन महाराष्ट्र का एक इशू मुझे पता है, इसलिए मैं बात कर सकता हूँ। महाराष्ट्र में कपास की खेती होती है। हाँ। और एक बहुत पुराना आंदोलन शरद जोशी जब थे उनके बारे में बताया जाता था कि मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा भाव मिल रहा था कपास को, और यहाँ से जब हमारे यहाँ के किसान लेके जा रहे थे कपास मध्य प्रदेश बॉर्डर पे, तो वहाँ पे उन्हें रोका गया था। बहुत बड़ी बात हुई थी, बहुत बड़ा उसके बारे में वृत्तांकन हुआ था। मेरा आपसे एक सादा सवाल है, कायदा वगैरह सब छोड़ दीजिए। अगर टिकैत जी की खेती में कपास है और उन्हें महाराष्ट्र में, आप वहाँ पे हो, यहाँ पे महाराष्ट्र में उसके लिए ज़्यादा अमाउंट मिल रही है, आपको यहाँ पे आने का अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये तो पहले से ही अधिकार है। तो उसको अगर कोडिफाई करके उसके बारे में और ये जो पहले से ही regulations अधिकार लाके- है। ये अपना किसान अपनी फसल देश में पहले से ही कहीं भी बेच सकता है। पहले व्यापारियों पे बैन था, अभी उन्होंने व्यापारियों का बैन खोला है। किसान अपनी फसल मंडी में, यहाँ का सब्जी, यहाँ का फ्रूट्स दिल्ली में बिकता है, परमानेंट बिक रहा है 15-20 साल से, 30 साल से, जब से भी किसान खेत वो कर रहा है। और फल फ्रूट सारी चीजें आप कहीं पे भी बेच लो, किसान ले जाकर बेच सके, कोई रोकता तो है नहीं, सब बेच सकता है, कोई रोक नहीं थी। ये व्यापारियों के लिए उन्होंने करा के, आप जब पहले जाता था व्यापारी लेके तो दूर से ही पुलिस वाला, कस्टम वाला, सेल टैक्स वाला, मंडी वाला, वो उसकी सिलाई से पहचान करता था कि जो ट्रैक्टर ट्रॉली आया, ट्रैक्टर तो किसान का है लेकिन जो इसके ऊपर माल है ये व्यापारी का, उसको एक ही तरह की सिलाई होती थी, बहुत मजबूत तरीके से वो बढ़ता था। अगर किसान लेकर जाएगा, उसका एक कट्टा छोटा होगा, एक बड़ा होगा, एक प्लास्टिक का होगा, एक जूट का होगा, पहचान ले, उसको कोई नहीं रोकता। ये ना पहले रोक थी ना आज रोक है। सर जी, अभी तक जो किसान के कानून थे वो तो किसान के हित में नहीं थे, व्यापारियों का, बिचौलियों का लाभ होता था।
तो कभी किसान बड़ा नहीं हुआ, व्यापारी बड़े हुए। लेकिन अभी जो सरकार का कहना है कि ये तीनों एक्ट आने से किसान को लाभ होगा, किसान को फायदा होगा, तो आप इसको विरोध क्यों करें? 70 साल से सिस्टम नहीं बदली, अगर ये 3 कानून बना के सिस्टम बदल सकते हैं, किसानों का लाभ हो सकता है, तो उसको विरोध क्यों है? ये 3 थोड़ा है कानून। एक बिजली का कानून ये लेकर आ रहे, अभी आएगा, वो भी पाइपलाइन में है। बिजली के कानून में ये है कि अगर किसान के घर में एक पशु होगा तो उसको सिंगल कनेक्शन वो ले लगा, अगर उसके घर में 2 पशु हो गए तो उसको कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। अगर एक भैंस हम ले रहे हैं तो जब तक वह दूध दे रही ठीक है, उसका बच्चा नहीं है, अगर भैंस भी आ गई तो बच्चा तो होगा, अगर बच्चा होगा तो 2 पशु हो गए तो कॉमर्शियल कनेक्शन लेंगे। बिजली के कानून में ये है। हर बिजली के कानून में ये है कि अगर घर में 2 चूल्हे हैं, 2 रसोई है, आज तो एक उससे कनेक्शन से काम चल गया, अगर रसोई 2 है घर में तो कनेक्शन भी 2 ही होंगे। नहीं, मेरा सवाल वो नहीं है, वो आगे के पाइपलाइन में। मेरा सवाल ये है कि अभी तक 70 साल में तो किसानों का भला नहीं हुआ, जो कानून थे उससे तो किसानों को नुकसान हुआ है। तो अभी ये 3 कानून, सरकार कह रही कि ये 3 कानून आएंगे तो किसानों को लाभ होगा, किसानों को अच्छी फसल का दाम मिलेगा। अगर ये इम्प्लीमेंट होगा तो किसानों को लाभ होगा, तो आप उसको विरोध का कारण क्या है आपका? 5 साल के लिए जो एमएसपी से जो ऊपर की फसल हो वही लागू करवा दो, जो एमएसपी से ऊपर जो फसलें बिके वो सरकार रख ले। हमें 5 साल ही कम से कम एग्रीमेंट कर ले सरकार कि हम एमएसपी देंगे आपको, एमएसपी से ऊपर का सरकार कमा ले जो लाभ होगा, मतलब लाभ होगा। 1967 1967 में भारत सरकार ने गेहूं के रेट तय करे एमएसपी के, आज से 53 साल पहले। उसका भाव था 76 रुपये क्विंटल। उसी टाइम पे मास्टर की सैलरी थी वो 70 रुपया थी एक महीने में। तो एक महीने की सैलरी में वो 1 क्विंटल गेहूं नहीं खरीद सकता था। मकान बनाते हैं, भट्टी की जो अव्वल ईंट थी, ब्रिक्स जो आते थे, वो 1 क्विंटल गेहूं में 2500 आती थी। उसका आज यहाँ बॉम्बे में 8000 के करीब का रेट होगा। वही ना, अभी तक तो सिस्टम में बदला नहीं है, तो इस कानून से बदल जाएगा, ऐसा करना है ना उनको। प्यार से बात सुन ले, फिर हिसाब लगा लिए। 1 क्विंटल गेहूं में 2500 लेते थे। अगर यहाँ पे 7000 का रेट है तो 7 दूनी 14 और 3.5 तो 17,500 रुपये का गेहूं बैठा था। सोने का भाव था 200 रुपया। हम 1 क्विंटल गेहूं बेच के 3 क्विंटल गेहूं बेच के 1 तोला सोना ले लेते थे, तो गेहूं का भाव बैठना चाहिए 18,000 रुपये। जो किसान मजदूर काम करता था खेत में उसको देते थे हम 5 किलो अनाज। 50 दिन की मजदूरी में 1 तोला सोना खरीद लेता था। उसका हिसाब दुआ है तो हमको आज 53 साल बाद में भी हम एमएसपी की बात कर रहे हैं। आप बॉम्बे में रहते हो, यहाँ पे बासमती चावल क्या रेट खरीदते हो? किसान बेचता है 15 से 18 रुपया किलो, और 4 साल पहले रेट था उसका 30 रुपये से 45 रुपये किलो। जो मोटा चावल है सरकार का मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उस पर 1886 रुपये के आसपास, वो बेच रहा है 8 रुपये किलो, 800 रुपया क्विंटल, 8 रुपये किलो। यहाँ क्या रेट होगा? बाजरा 11 रुपये किलो बेचता है सरकार का। आप जो कह रहे हैं वही सरकार कह रही है कि जो अभी तक बदला नहीं वो बदल जाएगा। कानून बना आने दो से। ना। हम तो कानून की, मार्केट की तो बात करी नहीं। अगर हम मार्केट की बात करें तो 1967 को आधार कर जाए। हमने तो एमएसपी की बात कर रहे हैं अभी। तो भाई आप हमें एमएसपी दे दो, तो तैयार है ना सरकार एमएसपी देने के लिए? कहाँ दुआ दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार MSP ने का तैयार है तो आप आंदोलन खत्म करेंगे? नहीं, ये कानून भी तो रद्द होंगे। नहीं, ये व्यापारियों के कानून वे बना दिए। पहले उसमें जो पहले था कि व्यापारी 100 क्विंटल रख सकता था, स्टॉक कर सकता था, वो 200 क्विंटल रख सकता था। उसमें कानून था कि आप ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते। आज उनको छूट दे दी। 10 लाख मीट्रिक टन तक जितना आप पूरा अनाज इकट्ठा करते हो वो व्यापारी अपने वहाँ पर रख सकता है। और उस पर कानूनी शिकंजा कब होगा? जब देश में युद्ध हो जाएगा, वो हो जाएगा और 200% तक मार्केट बढ़ जाएगा। अगर 1 रुपया किलो मार्केट का रेट है और वो 200 रुपया किलो जब हो जाएगा, तो जब व्यापारी से सरकार कह सकती है कि अब ये हो गया, जब खोल दो तो क्या हालात होगी? ये व्यापारी हैं
व्यापारी को यहाँ से अनाज बाहर भेजने में फायदा होगा, वो यहाँ से अनाज बाहर भेज देगा देश का, उसको फायदा वहाँ से अनाज लाने में होगा तो वो काम कर लेगा। उसको इस शहर में नुकसान हो गया तो दूसरे शहर में चला जाएगा। किसान, राजस्थान का किसान, उनसे हमने बात करी, बाड़मेर, जैसलमेर, वे अपना गांव नहीं छोड़ते। 10 साल तक भी उस खेत में बारिश नहीं हुई, वो बीज गिरते हैं और बारिश आएगी 15 दिन 2 महीने बाद में तो मेरा बीज निकल जाएगा। बारिश नहीं होती, वो 11वें साल भी अपने खेत में ही हल लेकर जाता है, ना वो खेत छोड़ता ना वो गांव छोड़ता। हम तो उसकी बात कर रहे हैं, व्यापारी की तो बात है ही नहीं। पूरा देश का अनाज, पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश, इनका 5 स्टेट का अनाज वो व्यापारियों के गोदाम में बंद हो जाएगा। इतने बड़े बड़े गोदाम बन गए, अलग से रेलवे लाइन है, ये वही तो व्यापारी है। ये कानून खत्म करने से क्या हालात बदलेंगे? क्या जैसे तैसे ये हालात रहेंगे ना? हालात तो नहीं बदल रहे, पिछले 70 साल से हालात नहीं बदले, तो आगे बदलेगी ये कानून खत्म अब करने से? बदलेगी? पहले तो चलो चल रहा था काम, जो व्यापारी हमसे माल खरीदता था, हमें उसके घर का पता था, हम उसको रात को भी पैसे ले आते थे उससे। लेकिन वो किसान की हालत तो नहीं बदली ना? पहले भी व्यापारी खराब थे, और आज तो पता ही नहीं कि व्यापारी कौन आएगा। वो दुकानदार जो शहर में दुकान करता है, यहाँ पे भी आज भी, वो 50 मोहल्ले को शहर में वो पैसा देता है, वो उधार सामान दे देता है। एक छोटा सा बच्चा चल जाओ, जानता है कि ये उस घर से आया, वो उधार दे देगा, मॉल सिस्टम आएगा। ये 4.5 करोड़ लोग जो रोजी रोटी जिनकी साप्ताहिक बाजार पर चलती है, वॉलमार्ट जैसी कंपनियां आ रही, सबसे पहला टारगेट उनका है कि इनको खत्म करो, इनको हटाओ। तो ये हालात हैं। इन जो कानून है इसमें बहुत पेंच कानूनों में है। ये कानून भी बदले जाएंगे, एमएसपी पे भी कानून बनेगा और ये सरकार ही करेगी। टिकैत जी, मेरा सवाल समिति से जुड़ा हुआ है। आप समिति से बात नहीं करना चाहते, लेकिन आज अभी 4 लोग हैं समिति में। सुप्रीम कोर्ट ने तो ऐसा नहीं कहा है कि ये 4 लोग ही रहेंगे। अगर और कोई सदस्य इस समिति से जुड़ जाते हैं जिनका शायद प्रेफरेंस आप दे रहे हो, तो फिर समिति से बात बन सकती है या फिर समिति से बात ही नहीं होगी? और दूसरा हम तो सवाल, कोर्ट में गए ही नहीं, हम कोर्ट में तो गए ही नहीं ना, हमारा कोर्ट में हमने दायर की ना, जो कोर्ट ने वो करा ना, हमारे वे सवाल थे। हमारा सवाल है कि ये खत्म होंगे और कानूनों को खत्म सरकार करेगी। कोर्ट ने तो कानून बना ही नहीं, कानून आए ऑर्डिनेंस से और पार्लियामेंट से, तो पार्लियामेंट इसको खत्म करेगी। ऑर्डिनेंस आएगा, पार्लियामेंट इसको खत्म करेगी। तो आप ये कह रहे हैं कि बातचीत अगर होगी तो सरकार से होगी, कमेटी से नहीं होगी? सरकार से, कमेटी से नहीं होगी। कमेटी को आप मानते ही नहीं? ना। अगर मतलब जैसे ज्ञानदा ने कहा कि कमेटी के मेंबर्स बदले जाएंगे तो भी नहीं। दूसरा सवाल 26 जनवरी को लेके था। सरकार की ये पूरी कोशिश है कि वो ट्रैक्टर मार्च ना निकले। क्यों? उनकी तो कोशिश जारी है। क्यों ना निकले? ट्रैक्टर मार्च, तिरंगा झंडा पे देश में रोक है, हम क्यों खालिस्तान नहीं कह रहे? एक तरह आप तिरंगे पे अगर देश का नौजवान और तिरंगा झंडा लेकर लगाए, उसको आप निकाल नहीं दोगे, वैसे आप खालिस्तान नहीं बताओगे। भाई हम अपनी आइडेंटिटी कैसे देंगे? हमको प्लेटफॉर्म बता दो कि हम आइडेंटिटी हम कैसे प्रूव करें अपनी। ये झंडा, ये तिरंगा यात्रा जब भी तो निकल रही है ना, परेड, कि हमको ये जो बीजेपी के लोग हैं, जो सरकार ये कह रही है कि खालिस्तान नहीं है। अगर हम हाथ में तिरंगा दे रहे हैं तो तिरंगा तो इसी देश का है, उस पर सबका अधिकार है, उस पर तो कौन रोक देगा हमको? हम यही तो देखना चाहते हैं कि तिरंगा यात्रा पे जब परेड निकलेगी उस पर वाटर कैनन का इस्तेमाल कौन करेगा? भाई वे लाठीचार्ज करेंगे, हम राष्ट्रगान गाएंगे, तिरंगा आगे रहेगा, हम उसके पीछे रहेंगे। तो रैली निकलेगी? रैली कैसे नहीं निकलेगी? 1 लाख ट्रैक्टर जो तैयार हो रहा है हमारा नौजवान, जिसके हम हाथ में हमने तिरंगा झंडा दे दिया, तो यात्रा कैसे नहीं निकलेगी? निकलेगी, परेड निकलेगी, टैंक और ट्रैक्टर बराबर बराबर चलेगी। राजपथ पे? राजपथ नहीं, वो किसान पथ है। अब राजपथ तो राजशाही तो खत्म होगी। अच्छा, हाँ, किसान वो अब किसान पथ हो गया है। किसान पथ हो गया। टिकैत साहब, आपने 8 से 9 बार चर्चा की गवर्नमेंट से। तोमर जी थे, पीयूष गोयल जी थे, बहुत सारे वीडियो भी आए उसके।
तो आपकी चर्चा कहाँ तक जाके रुकी? इतनी देर तक 6-6 घंटे चर्चा होके भी कुछ भी उससे ये नहीं निकला, हल नहीं निकला। तो चर्चा में हुआ क्या आखिर? नहीं, वे थोड़ा थे, उनके तो 40 आदमी आते हैं साथ में और 40 ही हमारे रहे। लेकिन वहाँ का प्रिंसिपल किसान है अंदर का, वे बिंदु वाइज क्लोज वाइज बात करना चाहते हैं। हमने कहा कि ना, आप बिल वापसी लो, हमें क्लोज वाइज बात सुननी नहीं। अगर एक आदमी चोरी करके जा, यहाँ से कैमरा चुरा कर लेके गया, कोई और सामान ले गया, वो चोर पकड़ लिया और उससे अगर ये पूछ चलेगा भाई तो चोरी कैसे करी, तो ये कैसे करी, तो इसका मतलब जो सुनने वाला आदमी उसका भी इंटरेस्ट है चोरी में, भाई उसको तो पुलिस को देना चाहिए ना कि चोरी करके जाए से तो, और उससे पूछ चलेगा तू कैसे करा, कौन से दरवाजे से गया, कैसे करा, ऊपर का वो कैमरा लग रहा था वो कैसे तेने तोड़ा, वो करा, तो इसका मतलब वो इंटरेस्ट है उसका चोरी में। हम क्यों सुना क्लोज वाइज? भाई चोर पकड़ा गया तो चोर तो पकड़ लिया ना। ऐसा है कि आप बोल रहे हैं कि चोर पकड़ा गया है, हाँ। लेकिन देश के पूरे किसान थोड़ी ना आपके साथ है। कोई किसान ऐसे भी बोल रहे हैं, महाराष्ट्र में 2 कानून लागू है। हाँ। आधे किसान ऐसे भी बोल रहे हैं कि ये कानून हमें चाहिए, हमें कॉम्पिटिटिव मार्केट में उतरना है, जो भी होगा वो देखा जाएगा। कहाँ है? बहुत सारे किसान संगठन वहां पे भी जाके मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में भी ऐसे किसान संगठन है। उन्हीं की तो तलाश कर रहे हैं हम, कौन कौन है, उनकी क्या टेक्नोलॉजी है उन लोगों की, उनने कौन सी मंडी में माल बेचा, तो उनसे हमें भी मिलवाओ, हम उनसे टेक्नोलॉजी की जानकारी करेंगे और मंडी की जानकारी करेंगे। फार्मिंग में कर रहे हैं लोग, मंडी के बाहर बेच रहे हैं, तो इनसे फायदा तो हो रहा है। गवर्नमेंट तो उन्हीं का उदाहरण आपके सामने पेश कर रही है। एक आदमी की लिस्ट उन्होंने नहीं दी। हमें दुआ हो कि कौन किसान जिसको फायदा हो रहा हो तो अभी वही अडॉप्ट कर लेंगे, उस किसान को तो सम्मानित करना चाहिए। हमारा नारा तो देश का जय जवान जय किसान है, लेकिन जब से आंदोलन शुरू हुआ, वो जवान जो होते हैं जो सीमा पर है वो तो किसान के ही बेटे हैं, लेकिन किसान को ही देशद्रोही साबित करने के लिए कोई लोग जुड़े हुए थे। तो ये पूरा जो आंदोलन चलता रहा, आपके यहाँ पे भी बहुत सारे लोग आते रहे, वहाँ पे भी आपने बहुत सारे लोगों से बात भी की, तो बहुत सारे वीडियो भी सामने आए। तो क्या लगा वो सब देख के, वो सब ये माहौल देख के? पूरा वहाँ तो नहीं कोई इस तरह का कोई आया, नहीं एक माहौल आधा देख के ये सिर फिरा कोई आ जाता होगा। नहीं ये माहौल देख के कि किसान को प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये देशद्रोही है, इनमें से कोई लोग। जब भी तो हम 26 तारीख में झंडा लेकर चलेंगे, जब भी तो गांव के लोग आ रहे हैं, उनको ही तो दर्द हो रहा है कि हम जब देश को अनाज चाहिए तो हम आगे रहेंगे, खाद्यान्न भंडार हम भरेंगे, और आज अगर हम आंदोलन कर रहे हैं तो हमको देशद्रोही कह रहे, तो जब भी तो तिरंगा झंडा लेकर चलेंगे। क्यों रोक रही यात्रा फिर तिरंगे की? आप बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी से झूठ बुलवाया जा रहा है, तो कौन लोग है आपको लगता है कि वो झूठ बुलवा रहे हैं और आपका प्रधानमंत्री जी पे भरोसा नहीं है? उन्होंने नहीं, कम से कम बंगाल में, राजस्थान में 3-4 रैलियों में कहा कि किसान समझ ले कि एक कानून जो है उनके फायदे के लिए है, इनमें कोई नुकसान नहीं होगा। तो आपका भरोसा नहीं है? हम ये कह रहे कि उनको आना ही नहीं चाहिए था। अगर उनकी जो कोर कमेटी है वो ठीक होती तो प्रधानमंत्री से ये बयान ही नहीं दिलवाना था। अभी जब सरकार से बातचीत चल रही है, उनके कंसर्न मिनिस्टरों से बातचीत चल रही है, तो प्रधानमंत्री को तो आना नहीं चाहिए था। हम तो अपने जिले के कलेक्टर को नहीं जाते जब तक समझौता नहीं होता। अपनी वार्ता में सीनियर लीडर हो या कोई भी हो, उसको जब आना चाहिए जब दोनों पक्षों का समझौता हो जाए। तो जो उनके इर्द गिर्द जो कोर कमेटी है वो पूर्ण रूप से ठीक नहीं है। लेकिन टिकैत जी, जब आपके मतलब अब तक लगभग 10-11 राउंड्स हो गए चर्चा के, आप उसमें अड़े हैं कि वापस लो, हाँ जी। वो आपको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, करें। तो क्या 6-6 घंटा यही चलता रहता है कि वापस लो कन्विंस कर रहे, वापस लो कन्विंस कर रहे, ऐसा ही? यही चले। वे उठ कर फिर चाय पीने चले जा, हम भी चले जा, हम अपना रोटी खाते हैं वहीं, फिर आ जा, फिर कर लो भाई बातचीत। वे फिर पर्चा खोल रहे, हम फिर पर्चा बंद करवावे, यही हो। लेकिन टिकैत जी वो जो पर्चा निकालते हैं और वो बोलते हैं कि बिंदुओं पे बात करते हैं, हाँ। तो मेरा ये कहना है कि जैसे अभी मेरे कलीग ने बोला था कि 70 साल में तो किसानों की हालत वैसे ही है। हमारे महाराष्ट्र में आपको पता है कि किसान आत्महत्या करते हैं, लेकिन फिर जो बिंदुओं पे बात है, अगर 10 बिंदु भी मान लिए जाते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको जो आपकी अपेक्षा है उसमें से 50% शायद 60% पूरा हो सकता है अगर आपने उनसे बिंदुओं पे बात की तो? नहीं, क्यों करें हम बिंदु पे बात? किसान इतना कमजोर है क्या देश में कि बिंदुवार बात करेगा? इनका जो प्लान है
वो इनका प्लान कामयाब नहीं हमको होने देना। इनका प्लान कोई अब का थोड़ा है 2 साल का, ये 1 साल का। ये हिंदुस्तान की खेती को ख़त्म करना चाहते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ पे खेती करेगी, किसान को इतना कमज़ोर कर देगा। अभी तो सीड भी ला रहा है, सीड भी लाएगा अभी। सीड बिल तो इससे भी खतरनाक है। यहाँ पे किसान खेती कर रहा है, गांव में ही रहता है, वहीं खेती कर रहा। खेती में जो उसकी लागत है वो बढ़ गई, उसकी जो उसने फसल बेची वो आधे रेट में बिकी, और आमदनी उसकी बढ़ जाएगी। वो इस तरह का जो मास्टर है, बैत का मास्टर है, उसी की तो तलाश कर रहे हैं हम। जो बाहर की कंपनी आएगी वो मैनेजर रखेगी, ट्रैक्टर पे भी ड्राइवर रखेगी, सारी चीज़ रखेगी, वो फायदे में होगी। वो फार्मूला कौन सा उनके पास में? उनके पास में फार्मूला है कि बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे ब्राज़ील में हैं, जितना बड़ा महाराष्ट्र, 2 आदमियों के पास में इतनी ज़मीनें हैं। वो मॉडल जाना चाहते हैं यहाँ पे, 2 आदमियों के पास में। वहाँ पे भी चल रहा है हमारा आंदोलन ब्राज़ील में। हम वहाँ पे बड़े बड़े फार्मों को खोजते हैं और किसानों में बांटते हैं। इनका टारगेट ये है, अब जो सिद्ध फार्मूला है, पूरी दुनिया को आप 2 हिस्सों में बांट दो। एक चाइना रीजन है, एक अमेरिका यूएसए रीजन है। चाइना के कंपटीशन में हम अमेरिका रीजन में आते हैं। यहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियां चाइना की तर्ज पे एक इस तरह का उनको देश चाहिए जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा हो, और वे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगा के यहाँ पर उसके लेबर के लिए चाहिए इनको सस्ती लेबर इंडस्ट्रीज के लिए, और पूरी दुनिया में ये चाइना के कंपटीशन पे माल बेचे अपना। लेकिन आपने जो बड़ी बड़ी कंपनियों पे आरोप किए थे, जिनके टावर्स को भी पंजाब में, उन्होंने तो बीच में स्टेटमेंट निकाल दिया कि हमें ये बिजनेस में आना ही करेंगे नहीं है। वे रेट भी कम करेंगे, सबको फायदा होगा। उनको जब छोड़ देंगे, जब वे रेट आधे कर देंगे। ऐसे कैसे छोड़ देंगे उनको? बम्बई में वो 60वीं मंजिल पर रह के और भाग जाएगा क्या कहीं? बिजनेस करना होगा, रेट कम करने पड़ेंगे उनको। उनका टारगेट ये है कि यहाँ पे कॉर्पोरेटिंग फार्मिंग करेंगे, और यहाँ पर अगर ज़मीन का रेट 30,000 रुपये एकड़ चल रहा होगा तो वे सीधे 50,000 रुपये एकड़ किसान को देंगे। अगला जो टारगेट है, ज़मीन कलेक्ट करेंगे, इस ज़मीन में इस तरह के केमिकल डाल देंगे आने वाले 30 से 50 साल में कि पूरी ज़मीन को ये बंजर बनाएंगे। उनको चाहिए लेबर, लेबर के एक्ट वे बदल दिए, ठीक है। एक की उस पर नहीं, बहुत उस पर काम चल रहा है अभी। उनको 2 चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी, सस्ती लेबर मिल जाएगी और कंज्यूमर मिल जाएगा। बाहर दूसरे देशों में कुछ जगह खेती करेंगे, वहाँ से इनके लिए अनाज भी आएगा, तो इनको मार्केट मिल गई। यहाँ से लेबर से काम करवाएंगे, बाहर अपना माल बेचेंगे। ये एक बड़ा टारगेट बड़ी कंपनियों का है। उसमें 2 हमारे यहाँ की भी है, कुछ अमेरिकन कंपनी है, कुछ बाहर की कंपनी है। तो हमको तो इनका प्लान का पता। हम 73 देशों में, पूरी दुनिया के 73 देशों में हम काम करते हैं उन संगठनों के साथ में। हम पूरा मॉडल उनका देखते हैं कि वहाँ के मॉडल क्या है। आपको हजारों साल से हम कृषि प्रधान है, यहाँ पे खेती करते हैं। आपको लगता है कि 3 साल में 4 साल में पूरी खेती खत्म हो जाएगी और लोग, ऐसा हो सकता है? ये बहुत हाइपोथेटिकल लगता है आपको? क्यों? ये कानून आ रहे क्या है? ये 3 कानून थोड़ा में है। तो दूसरे भी प्रावधान है ना कानून में। तो आप कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसको वापस ले सकते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रावधान है। उसके लिए कोर्ट जा सकते हैं, बहुत सारे उसमें। कोर्ट नहीं जाएगा, कर्जा दे रहे हैं ये। कर्जा किस हिसाब से दे रहे हैं? बैंक का कर्जा पता, 300% तक किसान ब्याज देता है। 300%। 1 लाख रुपए का केसीसी अगर है और उसको जमा करना है तो उस पर 1 लाख रुपए तो वो है नहीं, क्योंकि एक दिन जमा होगा बैंक में। तो बैंक मैनेजर के पास में जाएगा कि भाई मेरा ये जमा करवा दो, कहेगा कि 10,000 रुपये लूंगा। आपका अब समझ में आया बात। लेकिन आपको क्या लगता है, ये 3 कानून हटा लिया है तो फार्मर की तो 7-8 कानून। हाँ, तो सब मान लो कि अपन 8 कानून हटा लेंगे तो क्या किसान की हालत बहुत अच्छी हो जाएगी? जो अच्छा काम करेगा उसको अच्छा उत्पादन मिलेगा? नहीं, ये कहा अभी के उत्पादन अच्छा मिलेगा? क्या होगा उससे? क्या होगा ये हटाने से? ये हटाने से ये है कि जो बंदिश हो रहे हैं ये तो हट जाएगी कम से कम, और भाव की लड़ाई लड़ेंगे। फिर किसान की हालत नहीं सुधरेगी। है? किसान की हालत नहीं किसान की हालत तो आंदोलन से सुधरेगी।
लेकिन टिकैत जी, आंदोलन जो कर रहे हैं वो तो बाकी देश की तुलना के, अगर किसानों की हम तुलना करें उनसे, तो जिनको सबसे ज़्यादा अमीर कहे हम लोग, ऐसे जो किसान है वो आंदोलन में है, और जो गरीब है जो आत्महत्या करता है महाराष्ट्र में हो या बिहार में हो, वो इस आंदोलन से दूर है। ये क्यों है ऐसा? ऐसी क्यों स्थिति है कि पिछले 50 साल में जिसको सबसे ज़्यादा फायदा हुआ खेती से, ऐसे पंजाब और हरियाणा का किसान आज दुखी है, वो आंदोलन कर रहा है, और जिनको कुछ नहीं मिला वो मतलब हमेशा तरसते आए हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए, वो जैसे कि वैसे है, उनका इस आंदोलन से उतना कुछ उनको संबंध नहीं है। उनको पता है ना कि बिहार बन जाएगा, पंजाब को भी हरियाणा को भी, कि अगर ये एमएसपी ये सारी चीज़ खत्म होंगी तो बिहार बनने में कितना टाइम लगेगा वो जानते हैं। नहीं, भाई हमने कहा कि जो लाभ पंजाब और हरियाणा को मिला है वो लाभ पूरे देश को क्यों नहीं मिल रहा? ये लड़ाई उसी की तो है कि एमएसपी मिले। एमएसपी जब मिल जाएगा तो पंजाब और हरियाणा के किसान को भी भाव मिलेगा, बिहार के किसान को भी मिलेगा। बिहार में तो मंडी भी खत्म होगी। अगर ये एक्ट बहुत बढ़िया थे तो बिहार में तो 2004 के आसपास मंडी खत्म होगी थी, और वहाँ तो प्राइवेट वाले ही तो है, वही तो खरीद कर रहे सारी टिकैत चीजें। जी, मुझे ये जानना है कि वहाँ का किसान इस तरह से क्यों नहीं है? क्या उनके लीडरशिप की कोई ये है कि उनको पता ही नहीं है कि क्या हो सकता है? जो वो दिल्ली दूर है ना, उनके नज़दीक राजधानी नहीं कोई, उनके वहाँ पे कोई लीडर नहीं है। महाराष्ट्र में क्यों आत्महत्या कर रहे हैं किसान, उत्तर प्रदेश में और वहाँ पे क्यों आत्महत्या नहीं कर रहे? लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा है कि इतनी किसान मूवमेंट इतनी बड़ी है, इतने लीडर्स है किसानों के, अब नहीं है। जो है महाराष्ट्र में जो विश्वास करा था वो करा था शरद जोशी पे। शरद जोशी किसान नहीं थे, वो प्रो मल्टीनेशनल कंपनी की उन्होंने बात करी। उन्होंने किसानों के आज़ादी की बात की। किसानों की आज वे कंपनियों की बात करते थे, वे रहे नहीं, और पूरा किसान मर गया यहाँ का। वहाँ पे तो बैठे हुए ना हम है ना, वहाँ पे किसी बैंक की हिम्मत है कि कोई वहाँ पे अगर किसान पे कर्जा भी है कि उसकी जमीन की तरफ को लखा भी दे? यहाँ पे ये हालात नहीं। यहाँ पे तो यहाँ के जो किसान नेता है तो वो उतने काबिल नहीं है जिस तरह का वहाँ आपके यहाँ स्थिति है। वो है नहीं, क्योंकि यहाँ का जो किसान था वो आंदोलन से टूट गया था। वो किसान, उसने जिस पर आंदोलन पर विश्वास करा वो मल्टीनेशनल कंपनियों की बात करने लगा। नहीं, उसके बाद भी तो मतलब शरद जोशी की जो शेतकरी संगठन थी उसके भी टुकड़े हो गए, अलग अलग नेता हो गए, कुछ विचारों के कारण, कोई और किसी कारण से। तो अब जो स्थिति है यहाँ, विश्वास पैदा हुआ यहाँ के किसानों में फिर आंदोलन के प्रति, और उसने कहा कि आंदोलन तो रहा नहीं, अब मैं सुसाइड ही करूंगा। देखो, जब तक सरकार सपोर्ट नहीं करेगी, ऑस्ट्रेलिया में या कहीं की भी हम बात कर लें तो सरकार बहुत सपोर्ट करती है किसानों को। यहाँ पे तो सरकार ये चाह रही कि 40% किसानों को मुझे हटाना यहाँ से, एग्रीकल्चर से। तो जब सरकारों ने प्लान ये बना ली कि हटाना है किसानों को, तो बर्बाद करना है पूरा, तो उसी के तो रिजल्ट है कि इस तरह के ये बिल लेकर आ रहे हैं। लेकिन टिकैत जी, अब शरद पवार तो बड़े नेता है और मतलब वो तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर 10 साल रहे भी है, तो उन्होंने मतलब, और महाराष्ट्र में हर कोई जानता है कि हमारे यहाँ खेती पे जितने लोग डिपेंड है, मतलब छोटी सी जमीन और उस पे इतने ज़्यादा लोग उस पे है कि कोई किसी का पेट ठीक से नहीं भरता। तो कुछ लोगों को तो वहाँ से हट के दूसरा कुछ करना चाहिए, उसके बगैर तो चारा है नहीं। वो तो नौकरी दो उनको, रोजगार को, छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज लगाओ, वो तो सरकार ही देगी ना। सरकारों की पॉलिसी होनी चाहिए। और भाई जिन्होंने, कांग्रेस ने काम नहीं करा, शरद पवार ने काम नहीं करा, तो हट गए सत्ता से, इन्हें हटा दिया ना, जनता ने हटा दिया। इन पे विश्वास करे, ये उनके भी बड़े गुरु निकले। तो अब जनता ने ये कर दिया कि पॉलिटिकल उससे कुछ नहीं होना, आंदोलन सा होगा। और जो आंदोलन में लोग हैं, वे बहुत लोग वे हैं कि जिन्होंने बीजेपी को वोट करा, और वे भी लोग हैं आज भी के जो फिर भी बीजेपी को वोट करेंगे। ये कानून भी वापसी नहीं होंगे, फिर भी उन्हीं को वोट करेंगे। तो ये वोट का मसला नहीं है, ये मसला है कि जो गलत बिल आप लेकर आ रहे हो, इनको आपको वापसी लेना पड़ेगा। लेकिन ऐसा है कि कोई लोग ये भी बात करते हैं कि ये आंदोलन जो है वो बेसिकली 2 राज्यों के किसान वहाँ पे है, उसमें से एक राज्य में तो बीजेपी है नहीं, एक राज्य है जहाँ बीजेपी की सत्ता है, वो है हरियाणा।
तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा बीजेपी के लिए? तो हरियाणा की सरकार जाएगी, बाकी देश के जो राज्य है वहाँ तो इसका कुछ उस तरह का असर दिख नहीं रहा है, तो पॉलिटिकली बीजेपी को इसमें से कुछ नुकसान होने वाला नहीं, तो जितना आंदोलन चलना है चलने दो। तो इस तरह का अगर सरकार का रवैया रहा तो फिर आपकी क्या होगी रणनीति? हम क्या कहीं जा रहे हैं? 2024 तक का हमारा पूरा प्लान है वहाँ बैठने का। और हम क्या कहीं जान लग रहे हैं? वहीं बैठेंगे। हम कहीं ना जाते बिना बिल के। अच्छा, ये भी गलत धारणा है कि बीजेपी और वहाँ के 2 स्टेट का है। आप जाकर देखो, वहाँ हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये तो पूरे देश में आंदोलन है। आप तमिलनाडु में देखो जाकर, बड़ी बड़ी मीटिंगें हो रही 10-10 हज़ार लोगों की। अब 23 तारीख में देख रहे हैं ना, गवर्नर हाउस का घेराव होंगे। तो जो लोग वहाँ नहीं आ सकते उनको कॉल दे दी, आप गवर्नर हाउस के घेराव करो। आपके यहाँ पे भी होगा, सब जगह होगा। तो इस आंदोलन से किसान पूर्ण रूप से जुड़ रहा है। ये खाली किसानों का भी नहीं है, जो शहर में लोग रह रहे हैं उनका भी आंदोलन है, जो नौजवान है उसका भी आंदोलन है, जो व्यापारी है उसका भी है, जो छोटा व्यापारी है वो भी मारा जाएगा इसमें। जो गांव में व्यापारी बैठा हुआ है, एक मॉल खुल जाओ तो 10 किलोमीटर का क्षेत्र खत्म हो गया। ये तो सबका आंदोलन है। ये देश में ये वैचारिक क्रांति है, और वैचारिक क्रांति को आप बंदूक से नहीं दबा सकते। वैचारिक क्रांति दबेगी तो विचार से ही दबेगी। ये बिल भी वापसी लेंगे, ये एमएसपी पे कानून भी बनाएंगे, ये दोनों काम करेंगे। और आगे जो 4 बिल हो इनके आ रहे हैं, उन बिलों को जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। राकेश जी, महाराष्ट्र के किसानों का जो अनुभव है, एमएसपी हो या एपीएमसी हो, जिसे बाजार समिति कहते हैं मराठी में, तो उसके बारे में मंडी तो उसके बारे में बहुत अच्छे नहीं हैं। तो इसीलिए आप जिस ढंग से एमएसपी के लिए जोर दे रहे हैं, महाराष्ट्र के किसानों ने कभी एमएसपी मिली हुई देखी ही नहीं है। एमएसपी अनाउंस होती है, जो मार्केट में जिस तरह से डिमांड है उस तरह से ही किसान को व्यापारी रेट दे देते हैं। तो उसको एमएसपी चाहे 1000 डिक्लेयर हो या 1500 हो, किसानों को कभी मिलती नहीं है। ऐसा महाराष्ट्र का अनुभव है। एपीएमसी के बारे में भी सेम है कि बहुत सारे किसानों का अनुभव अच्छा नहीं है एपीएमसी का। अगर ये हट जाए बीच में से तो बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ना रहे, और बाहर हम डायरेक्ट अगर वो बेच सकते हैं ग्राहकों को, डायरेक्ट फार्म टू होम जिसे कहते हैं, तो किसान चाहता है कि वैसे रहे, उसको भी मुनाफा अच्छा होगा, ग्राहक को भी थोड़ा सा 2 रुपया कम मिलेगा। ये महाराष्ट्र के किसानों का और कंज्यूमर का रवैया है, ये आपके आंदोलन की तरफ देखने का। उनको आप कैसे समझाएंगे कि नहीं एमएसपी अच्छी है? गेहूं और चावल आपकी तरफ ज़्यादा होते हैं जो यहाँ उस मात्रा में नहीं होते, या खरीद भी उस मात्रा में नहीं किए जाते? बेच लो, कोई भी कौन मना कर रहा है उनको। और मंडी का मतलब एमएसपी नहीं है। जहां मंडी सिस्टम का मतलब एमएसपी नहीं है। मंडी तो बाजार रेट पर खरीद करती है। एमएसपी जब लागू हो जाएगा, और हम इसके कई साल से लड़ाई है इसकी लड़ रहे कि मंडी के अंदर सरकार उसको लाइसेंस देती है, सरकार जमीन देती है, सरकार रेट तय करती है, और एमएसपी से कम पे खरीद ना हो, कम से कम मंडी के अंदर ही ना हो। कानून बन जाएगा तो बाहर भी खरीद नहीं होगी। और जब तक ये पूरे देश में लागू नहीं होगी, तो एक स्टेट में लागू कर दी, दूसरे में सस्ता है, व्यापारी वहां से खरीद लगा, उसको भी मार देगा। पंजाब हरियाणा में ये मंडियों के अंदर सरकारों की उससे वहां पर मंडियों के अंदर ही एमएसपी पर खरीद होती है। जो मंडी में लोग बैठे हुए हैं वही फिर सेंट्रल पूल में देते हैं। ये पूरे देश में जब हो जाएगा तो मार्केट ऐसा तो है नहीं कि सस्ते में खरीद के और व्यापारी सस्ते में ही कंज्यूमर को दे रहा है, और या कंज्यूमर की जिम्मेदारी पूरी किसान ने ही ले ली। किसान कंज्यूमर भी है। हम 4 चीज़ पैदा करते हैं, 100 चीज़ बाहर से खरीदते हैं। मार्केट अपने आप उठ जाएगा, और उसके सेल्स प्राइस भी तय करने पड़ेंगे जो एमआरपी है। ये नहीं कि कोई किसी में भी खरीदर किसी में भी बेचे। भाई मॉल के अंदर क्या उनका लग रहा है, क्या वो करते हैं कि बहुत चिकना पन्नी उसकी लगाई
और 120 रुपये किलो मक्का का आटा। भाई कौन सा तरीका है? आपने कहाँ से खरीदा, कितना आपका खर्चा आया, कितना आप प्रॉफिट लोगे, ये भी तो तय होना चाहिए ना। लेकिन टिकट जी, अगर चीज़ अब लेस समझो है वो 10 रुपये 20 रुपये में आज अंदर उसके पैकेट के अंदर 10-12 चिप्स होते हैं। अगर लेने वाला देने के लिए तैयार है तो हम कौन है उसको आक्षेप ऑब्जेक्शन लेने वाले? उसको पता नहीं ना, पहले तो गांव गांव बनते थे ये। जब हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज आ जाएंगी, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज आ जाएगी, वे भी तो यही बनाती थी पहले। गांव गांव में हमारी बहनें माताएं सब बनाती थी, यही तो बनाते थे, मेहमानों को सबको देते थे। आज जब सब कंपनी और बाजार पर निर्भर हो गया तो किसान तो मरेगा और कंज्यूमर भी मरेगा। वो जो सवाल था कि एमएसपी यहाँ पे तो लोगों का अनुभव तो अच्छा है नहीं, ना। तो आप एमएसपी की बात लेके उनको कैसे समझाए कि एमएसपी अच्छी है? ये कैसे समझाएंगे? नहीं क्योंकि यहाँ का अनुभव एकदम उसके उल्टा है। भाई एमएसपी यहाँ पे कई चीज़ों पे हैं, लेकिन उसकी खरीद नहीं होती। ठीक है, खरीद तो व्यापारी कर कर पूरी पूर्ति कर देता है। व्यापारी सस्ते में खरीद देगा और उस पर एमएसपी पे दे देता है। आज भी आप देखोगे कि बिहार से और उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, पंजाब और हरियाणा में व्यापारियों की साठगांठ है। यह वहाँ पे भी जो खरीद करती है सरकार, वो व्यापारी ज़्यादा खरीद देता है, और जो किसान बेचता है अपना माल तो उसको इतनी फॉर्मेलिटी उसको दे दी कि उसका 3 साल बाद में जाकर नंबर आएगा। सही है। ठीक है, लेकिन व्यापारियों की साठगांठ है। जब ये कानूनी धारा आ जाएगा तो जो बिचौलवा है खत्म हो जाएगा। जितना सरकार को खरीदना वो किसान से सीधा डायरेक्ट खरीद लेगी और मार्केट भी उसको उठेगा। एक तो कम से कम कानून का अधिकार किसान को मिल जाए। हमने मार्केट थोड़ा मांगे। अगर हम मार्केट मांगे तो मार्केट तो हमारा ये है कि गेहूं का या किसी भी चीज़ का रेट उसी रेशो में बढ़ना चाहिए जिस रेशो में सैलरियाँ बढ़ रही है। तो आप क्यों नहीं मांग करते ये अभी तो नीचे वो ही नहीं दे रहे, अभी ये दे देंगे क्या? अभी तो उसी में 53 साल जो पॉलिसी बनी, हम तो उसे ही मांग रहे, वही दे दो पहले हमें, उसी पे सरकार महाराष्ट्र का जो मॉडल है एक कोऑपरेटिव्स का, उसकी बहुत सराहना की गई है। ये कोऑपरेटिव्स का नहीं जो भ्रष्ट रूप में भी सामने आती है। जो ओरिजिनल कोऑपरेटिव था, जो गन्ने में आया, जो मिल्क में है, उसके बहुत अच्छे अच्छे सक्सेस स्टोरीज है, अच्छे अच्छे उदाहरण हैं। तो वो लेके आप किसानों के पास क्यों नहीं जाते कि अगर सरकार कोई एक व्यवस्था बनाती है जिससे आपको डर है, तो ये भी हमारे पास एक पैरेलल एक ऑप्शन है कि ये देखिए इससे आपको भी फायदा हो सकता है, हम अगर इकट्ठे आते हैं तो। वो कोऑपरेटिव का मॉडल आप क्यों नहीं ज़्यादा? कोऑपरेटिव मॉडल तो देश में फेल हो गया, कुछ जगह चल रहा, महाराष्ट्र में है कुछ जगह, लेकिन बहुत ज़्यादा वो सक्सेसफुल नहीं है। जितना भी कोऑपरेटिव सेक्टर था वो पूर्ण रूप से पॉलिटिकल हो गया सब जगह, तो उसका ज़्यादा वो नहीं, उसके रिजल्ट ठीक रहे। यहाँ कुछ जगह चल रहा है उसका। अब उसके आपके सामने है, गुजरात में तो है जो मिल्क वाला है, वो तो ठीक चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी क्या उस हिसाब से शुगर के रेट मिल रहे? यहाँ पे भी कहीं कहीं भाव गन्ने के उसके हैं, लेकिन वहाँ पे जो गन्ना किसान है ये हैं, और हरियाणा में सबसे ज़्यादा रेट गन्ने का रहता है। हमने क्योंकि दिल्ली के आसपास के जो लोग हैं वो गन्ने के इसके इनके हुए हैं, वे आंदोलन करके अपना वो करवा लेते हैं। दिल्ली भाई वहाँ तो गन्ना मंत्री भी होता है, उत्तर प्रदेश में गन्ने का अलग डिपार्टमेंट है पूरा बड़ा। वे नहीं कुछ करते तो हल्ला गुल्ला सबसे ज़्यादा गन्ने का किसान करता है, दिल्ली के नज़दीक रहता है। लेकिन अगर बिहार के किसान को हम करेंगे कि बिहार का किसान कहाँ आंदोलन कर लगा, उसने वहाँ की खेती किसानी छोड़ दी। उसका अब एक ही आंदोलन है बिहार का, बिहार का आंदोलन है एजुकेशन। हर आदमी अपने बालक को के इसको पढ़ाना है, उनका एक ही आंदोलन है, मिशन। और आप 20 साल बाद में आप देखना कि बिहार के लोग सबसे ज़्यादा ग्रेजुएशन में, नौकरियों में, बड़ी बड़ी पोस्टों में, उसमें सब जगह वे लोग पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने छोड़ दिया वो खेती किसानी सब कुछ छोड़ छाड़ के, ना घर बना रहे, कुछ नहीं वे कर रहे। उन्होंने कहा कि और कुछ नहीं हो सकता, हमको पढ़ना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है। तो सबको गांव के लोग उस पर ध्यान देना चाहिए। हल कैसे निकलेगा आंदोलन पे ये तो फिलहाल शायद किसी को पता नहीं है, कब निकलेगा ये भी पता नहीं है।
लेकिन आपने तो आपके इरादे सबको बता दिए कि 2024 तक आपका इरादा है, अगर ज़रूरत पड़ी तो आप टिके रहेंगे, वहीं पे बैठे रहेंगे। नहीं, जरूरत नहीं, हम तो रहेंगे ही वहीं। जब तक बिल वापसी नहीं होगा किसान घर नहीं जाएगा। ये तो आपका मतलब नारा ये ही है। 24 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है। 29 लोग को यही नहीं रहेंगे। आज आप आए, आपने आंदोलन की आगे की दिशा कैसे होगी उस बारे में बताया। बहुत बहुत शुक्रिया। आप काफी व्यस्त हैं, हमें भी पता है, लेकिन उस व्यस्तता से आपने समय निकाला। नहीं, बहुत धन्यवाद आप शुक्रिया। सबका भी, सभी मुंबई वासियों का धन्यवाद, सभी महाराष्ट्र का धन्यवाद सबका। आणि यानंतर माझा कट्ट्यावरती आत्ता वेळ झाली इथेच थांबण्याची। ताज्या बातम्यांसाठी पाहत रहा एबीपी माझा। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.